गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 27 ऑफ फेब के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। ओके। एक छोटा सा करेक्शन है कल के सेशन का, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आज का हमारा करंट अफेयर देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? तो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसकी 2024-25 की एक रिपोर्ट आई है और इसमें मिनिस्ट्री ने बताया है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसके मामले में सेकेंड प्लेस पर आता है। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो यह देखने को मिलेगा वर्तमान में यूएसए में फर्स्ट नंबर पर आता है। दूसरे पर है इंडिया, थर्ड पर है चाइना और फोर्थ पर आता है ब्राजील। ओके, तो इस कंडीशन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो यह है इंडिया के पास। पहले पर कौन? यूएसए। पूरी रिपोर्ट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मेन फैक्ट है और जहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, दिसंबर 2024 तक की ये रिपोर्ट है जो कि हाल ही में मिनिस्ट्री ने जारी की। इसमें बताया गया है कि पूरे इंडिया में अगर हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो ये 63.45 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो है ग्रामीण सड़कों का। काफी सारी स्कीम चलाई जा रही है ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए। तो सबसे ज्यादा हमें इंडिया में ग्रामीण सड़कें देखने को मिलती है। ग्रामीण सड़कें मतलब जो किसी गांव को मुख्य रोड से या सड़क से जोड़ने का काम करती है। नेशनल हाईवे का अगर टोटल विस्तार देखें तो 2014 में हमारे पास 91,287 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, जो कि अब बढ़कर ऑलमोस्ट 1.46 लाख किलोमीटर का हो गया है। निर्माण की गति 2.8 गुना तेज हुई है 2014-15 तक। 12.1 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनाया जा रहा था, जो कि अब 33.8 किलोमीटर पर डे हो गया है। तो ये तो हो गया नेशनल हाईवे। अच्छा, नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ कितनी है? तो ये है 1,46,195 किलोमीटर वर्तमान में। नेशनल हाईवे का जो रखरखाव है या फिर कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में संस्थान है। स्टेट हाईवेज की बात करें तो इसके रखरखाव, कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। पूरे इंडिया में अप्रोक्स 1,79,535 किलोमीटर के स्टेट हाईवे देखने को मिलते हैं। यह कुल लंबाई है स्टेट हाईवे की। एक्सप्रेसवे की बात करें तो हमारे इंडिया में हमें एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं 5579 किलोमीटर के ऑल ओवर। एक्सप्रेसवे हाईवे स्पीड रोड, जो हाईवेज हैं हाई स्पीड रोड के लिए जाने जाते हैं, जहां पर एक ही गति में हाई स्पीड में नॉर्मल जो मानक होते हैं स्पीड लिमिट होती है उससे ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है एक्सप्रेसवे पर, है ना? आपने सुना होगा। एक्सप्रेसवे का मैनेजमेंट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अभी सबसे बड़ा अगर हम नेशनल हाईवे इंडिया में देखते हैं तो NH44 3345 किलोमीटर लंबा है ये, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक। तो ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अच्छा, एक स्कीम भी काफी फेमस है इंडिया में जिसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके माध्यम से भारत के 4 शहरों को ये नेशनल हाईवे के द्वारा जोड़ा जा रहा है। इसमें है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये 4 प्लेसेस है। एक ये आपको चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई देगा, इसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये कितने किलोमीटर का है? 5,846 किलोमीटर वर्तमान में इसकी लंबाई है। ओके, तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट है जिसके आधार पर कुछ डेटा यहां पर दिया गया है और बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम सड़क नेटवर्क की बात करते हैं तो भारत दूसरे स्थान पर आता है सड़क नेटवर्क के मामले में यूएसए के बाद। और सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी है? तो ग्रामीण सड़कें।
प्रकृति 2025 भारत का पहला इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? प्रकृति 2025 इंडिया का पहला इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। देखिए, कार्बन मार्केट क्या होता है इसके बारे में आपको समझना चाहिए। एक बहुत ही नई अवधारणा है। पूरे वर्ल्ड में देशों को कार्बन उत्सर्जन के प्रति, है ना, अवेयर करना या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो कंपनीज होती है, जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनको एक रेटिंग दी जाती है जिसे कहा जाता है कार्बन रेटिंग। कौन सी रेटिंग है? कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। एक रेटिंग या कार्बन क्रेडिट, इसको समझो। देखिए क्या होता है, एक मानक सेट कर दिया जाता है कि आप केवल इतने कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। कंपनियों के लिए यह मानक है कि आप एक पर्टिकुलर उनको दे दी जाएगी कि आप इतना कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, मान लो ए नाम की कोई कंपनी है, और ये कार्बन उत्सर्जन में कमी करती है। कैसे करेगी? नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करके, है ना, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी चीजों में कमी करके जो कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं बनाते वक्त, तो इनमें कमी करके अगर मान लो कोई ए कंपनी है और ये कार्बन का उत्सर्जन, इसका एक मानक है कि आप 100 टन तक कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो, और अगर मान लो कि इसने 90 टन कार्बन उत्सर्जन ही किया एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो इसने कितने कार्बन उत्सर्जन में कमी की है? 10 टन की। कितनी? 10 टन की। तो अब इसे एक बोल सकते हैं कि एक कार्ड दिया जाएगा या फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। क्या कहा जाता है? कार्बन क्रेडिट। अब मान लो कोई बी नाम की कंपनी है और इसको भी कार्बन उत्सर्जन की लिमिट है 100 टन की, लेकिन ये भाई कटौती नहीं कर पा रहा है। कुछ भी कारण हो सकता है, या तो इसका प्रोडक्ट ऐसा है, या फिर भाई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहा, और इसका कार्बन उत्सर्जन अब इसके तय मानक से ऊपर चला गया। मान लो 110 टन का इसने कार्बन का उत्सर्जन करा। अब इसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगी पेनल्टी। ओके, पेनल्टी देना पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा है। अब क्या करे ऐसे केस में? तो बी क्या करेगा कि ए से उसकी जो कार्बन क्रेडिट है, जो सर्टिफिकेट है, वो खरीद लेगा। तो ए को क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा भाई। और बी को जो बहुत ज्यादा पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी, और उसने ए से ही क्या खरीद लिया? कार्बन क्रेडिट का वो सर्टिफिकेट या कार्ड। अब ये बता देगा कि भाई मेरे पास 10 टन का कार्ड है, तो मैंने 10 टन तक ऊपर यूज किया है, तो यहां पर संतुलन हो गया। समझ रहे हो आप? तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज होगी ना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित होगी। यही जो मार्केट है जिसमें लेन देन हो रहा है कार्बन क्रेडिट का, ये कहलाता है कार्बन मार्केट। समझ में आया? तो भाई सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना या फिर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, और जो हमारी नेचर है उसको प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये मुख्य उद्देश्य है कार्बन मार्केट को डेवलप किए जाने का। इसी पर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा कि कार्बन मार्केट एक्चुअल में है क्या और कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है। तो हाल ही में भारत के कार्बन मार्केट पर पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम दिया गया प्रकृति 2025, आयोजन 24-25 फरवरी को किया गया नई दिल्ली में। और आयोजन किसने करवाया? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। 600 से ज्यादा डेलीगेट्स जो कि पॉलिसी मेकर हैं, इंडस्ट्री लीडर हैं, रिसर्चर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया ताकि कार्बन मार्केट को कैसे विकसित किया जा सकता है, एक ट्रांसपेरेंट कार्बन मार्केट कैसे बनाया जा सकता है, पेनल्टी जो संस्थान है, जो इंडस्ट्रीज है, उन पर कितनी रखना चाहिए, है ना, कार्बन क्रेडिट का वैल्यू कितना होगा, इन सभी आधार पर बातचीत करने के लिए, ताकि एक कार्बन मार्केट को, ट्रांसपेरेंट कार्बन मार्केट को डेवलप किया जा सके। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कार्बन मार्केट पर प्रकृति 2025, आयोजन नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के साइंटिस्ट ने चंद्रमा के साउथ पोल पर या साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो चंद्रमा के साउथ पोल का पहला डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है इंडिया को। किसको दिया जाता है? इंडिया को।
इंडिया ने ये मैप तैयार किया है ना, भूवैज्ञानिक मानचित्र है जो कि विस्तृत है। अच्छा, इससे होगा क्या, फायदा क्या मिलेगा? हमने चंद्रयान 3 भेजा था, आपको पता है। हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना था इंडिया, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला, यान उतारने वाला वर्ल्ड का चौथा देश बना था। अब चंद्रयान 3 के माध्यम से इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक विस्तृत मानचित्र तैयार किया है चंद्रमा का। चंद्रमा पर चंद्रमा का सरफेस कैसा है, चंद्रमा की जो स्थलाकृति है वो कैसी है, कहां पर क्रेटर है ना, कहां क्रिएटर या खड्डे देखने को मिल रहे, इन सभी का एक बहुत ही विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। फायदा क्या होगा? पहली चीज, इन फ्यूचर अगर चंद्रमा पर कोई ऑपरेशन चलाना है, कोई यान भेजना है, अगर कोई भी मूवमेंट करवाना है, तो हमको पता होगा कहाँ कहाँ क्रेटर है, कहाँ सरफेस कैसा है ना, स्थलाकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ है या कैसी है, इनके बारे में पता चलेगा। चंद्रमा के अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा पर वाटर या फिर ऐसे एलिमेंट्स को खोजा जा सकेगा। तो एक विस्तृत मानचित्र तैयार करने का श्रेय दिया जाता है इंडिया को, वर्ल्ड में पहली बार जिसने साउथ पोल का एक विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। देखिए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद पंजाब, जो कि पंजाब की यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, और इसरो लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम के कोलैबोरेशन से ये बनाया गया था। पूरा जो मैप है उसको तैयार किया गया था। तो संस्था इन्वॉल्व है, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट, याद रखिए, आपसे संस्थाएं तो पूछी नहीं जाएगी, पर इंडिया के साइंटिस्टों ने यह कारनामा किया। चंद्रयान 3 हमने 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया था, और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसका वजन लगभग 3900 किलोग्राम है, और टोटल जो बजट था हमारे पास चंद्रयान 3 का 615 करोड़ का था। भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश था जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला वर्ल्ड का पहला देश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से GSLV Mark 3 के माध्यम से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। इसमें लैंडर को नाम दिया गया विक्रम, चंद्रमा की सतह पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की, और रोवर को नाम दिया गया था प्रज्ञान, जो कि चंद्रमा के सतह पर घूमकर, उसके चारों ओर घूमकर जो भी डेटा कलेक्ट करना है, अध्ययन करना है, उसका काम करता है। लैंडिंग स्थल जहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्लेस को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की सेल कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, तो आप सभी के लिए महाशिवरात्रि की सेल चल रही है। आज इसका लास्ट डे है, तो क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों पर ही आपको सभी कोर्सेस में बहुत ही शानदार डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आपको अभी के लिए, आज 27 लास्ट डे है, तो आपको अभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आप सेल का फायदा उठाइए। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कीजिए दोनों एप्लीकेशन को, और PDF आपके लिए काफी सारी वहां पर फ्री रहती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपका हर्डल आता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और चेकआउट कीजिए। सारे कोर्सेस आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में अभी अवेलेबल है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। आगे बढ़ेंगे। टोकिंग की खाड़ी किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो टोकिंग की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं, गल्फ ऑफ टोकिंग, तो ये वियतनाम और चाइना, इनके मध्य में एक विवादित क्षेत्र है। पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है। अभी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कुछ समय पहले चाइना ने अपनी बेसलाइन मैप को जारी किया था। दक्षिणी क्षेत्र में जो टोकिंग की खाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर चाइना ने अपना बेसलाइन मैप नया जारी किया। अब देखिए, बेसलाइन मैप क्या होता है इसको समझिए। जो समुद्री लॉ है ना, जो ओशियन लॉ होते हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उस कानून में वह पॉइंट होता है जिससे किसी कंट्री की मैरीटाइम बाउंड्री को तय किया जाता है, मरीन बाउंड्री को तय किया जाता है। समुद्र में जो बाउंड्री होती है उसको तय किया जाता है, वो कहलाता है बेसलाइन मैप।
अब चाइना ने क्या किया कि टोकिंग की खाड़ी का बहुत सारा क्षेत्र अपने मैप में दर्शाया। इसके विरोध में वियतनाम ने भी अपना एक नया मैप जारी किया और इसने टोकिंग की खाड़ी के पूरे क्षेत्र को अपने मैप में डिफाइन किया है। तो दोनों देशों के मध्य में अभी इस क्षेत्र को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, काफी समय से कॉन्फ्लिक्ट है और समय समय पर ये दोनों देश आमने सामने हो जाते हैं टोकिंग की खाड़ी क्षेत्र को लेकर, क्योंकि बहुत सारे दुर्लभ खनिज संसाधन टोकिंग की खाड़ी के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसलिए इन दोनों देशों का टोकिंग की खाड़ी पर नजर है और एरिया प्रॉपर विवादित रहता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि चाइना के बारे में आप जानते हैं, इसको हर क्षेत्र चाइना में चाहिए, तो ये बार बार ऐसे मूव्स लेता है कि वियतनाम भी यहां पर नाराज होता है। तो वियतनाम भी फिर अपनी नई बेसलाइन को इसने डिफाइन किया, जिसमें टोकिंग की खाड़ी के क्षेत्र को वियतनाम ने भी अपने क्षेत्र में बताया। ओके, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके तहत परिभाषित किया जाता है एक बेसलाइन को। गल्फ ऑफ टोकिन, अगर हम इसकी लोकेशन देखें ना, तो आप यहां पर मैप पर देखिए, ये है चाइना, इसके आपको दक्षिण में ये गल्फ ऑफ टोकिन देखने को मिलेगा और आपको ये एक देश देखने को मिलेगा वियतनाम। तो टोकिन की खाड़ी का क्षेत्र वियतनाम की समुद्री सीमा के अंतर्गत भी आता है बहुत सारा, और बहुत सारा चाइना की सीमा में भी। लेकिन चाइना चाहता है कि वो पूरे गल्फ ऑफ टोकिन पर अपना कब्जा जमाए रखे, जो कि जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका वियतनाम के साथ। तो वियतनाम एक दक्षिण चीन सागर है ना, टोकिन की खाड़ी की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में हमें यह देखने को मिल जाती है, और वियतनाम और चाइना के मध्य में इस खाड़ी क्षेत्र को लेकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बार बार। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। चाइना, लाओस, कंबोडिया इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर से चाइना, यह है लाओस, और इधर आते हैं तो ये कंबोडिया, ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? वियतनाम के साथ। कैपिटल है हनोई। लियांग कुओंग वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है वियतनाम के, और फाम मिन चिन यहाँ के पीएम के पद पर है। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है, जो लैंड बाउंड्री है, वो हमें देखने को मिलती है बांग्लादेश के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि सर अभी ये सुर्खियों में क्यों है बांग्लादेश की बाउंड्री। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी मीटिंग का हाल ही में आयोजन किया गया। इसमें दोनों देशों के मध्य में कुछ समझौते हुए। इसी समझौते के तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी। हॉटलाइन के माध्यम से, फोन के माध्यम से दोनों देशों की सेना के जो प्रमुख है वो किसी भी विवादित स्थिति में, किसी भी कंडीशन में इमीडिएट कॉल पर बात कर पाएंगे। तो दोनों देशों के मध्य में एक हॉटलाइन स्थापित करने पर मंजूरी बनी है। और इसके अलावा इंडिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी मीटिंग में बांग्लादेश के साथ एक मुद्दा रखा है कि हम 99 एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें फेसिंग करेंगे, जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है ना, अवैध जो बांग्लादेशी वो इंडिया में आ जाते। तो ऐसे 99 एरियाज को हमने आइडेंटिफाई किया है जहां पर हमें फेसिंग की आवश्यकता है। तो ये पक्ष भी हमने बांग्लादेश की जो सरकार है उसके सामने रखा है। इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, सबसे लंबी। यहां पर मैं आपको सारी बाउंड्री बता देता हूं जो हमारी लैंड बाउंड्री है ना, लैंड बॉर्डर है, किन देशों के साथ है। तो भारत की 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा देखने को मिलती है। सबसे बड़ी तो हो गई बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 3320 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, भूटान के साथ 578 किलोमीटर की हमारी लैंड बॉर्डर देखने को मिलती। सबसे बड़ी बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान। आगे आइए, हाल ही में काली फंड किस मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया? तो काली फंड को लॉन्च किया गया है कॉप 16 की बैठक में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए, आपने कॉप 29 के बारे में अभी सुना होगा, अजरबैजान के बाकू में यह आयोजित की गई थी कुछ समय पहले, लास्ट ईयर।
तो आप बोलोगे सर ये COP29 है और यहां पर COP16 है। ये बायोडाइवर्सिटी पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कॉन्फ्रेंस। और ये जो COP29 है ना, ये जलवायु परिवर्तन पर है, दोनों में अंतर है। तो COP16 की बैठक में हाल ही में काली फंड को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है और या फिर COP16 का आयोजन कहां हुआ है? तो देखिए, COP16 का आयोजन वैसे लास्ट ईयर 2024 के एंड में कोलंबिया के काली नाम के प्लेस पर किया गया था। ये जो कोलंबिया का काली नाम का प्लेस है ना, यहां पर अक्टूबर नवंबर 2024 में COP16 की बैठक आयोजित हुई थी। लेकिन उस वक्त काफी सारे मुद्दे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी। वैसे COP16 की बैठक होनी कहां थी पता है? इटली के रोम में। होनी इटली के रोम में थी, लेकिन लास्ट ईयर उसका आयोजन किया गया कोलंबिया के काली में। क्यों? क्योंकि इटली में काफी सारे भूकंप के झटके आ रहे थे। तो COP16 का आयोजन पोस्टपोन किया गया और उसको रखा गया कोलंबिया के काली में। अब वहां पर जो समझौते पर या जो ट्रीटी पर सहमति बनी थी, है ना, वहां पर उस वक्त कोलंबिया में जो आयोजित किया गया वो सम्मेलन भी क्योंकि आम सहमति नहीं बन पाई थी तो निलंबित हो चुका था। लेकिन काली प्रोजेक्ट, है ना, या फिर जो काली फंड है, इस पर बातचीत हो चुकी थी। अब वापस इसका आयोजन COP16 का आयोजन इटली के रोम में किया गया और यहां पर काली फंड को लॉन्च कर दिया गया फाइनली, जो कि कोलंबिया के काली में अपना लिया गया था। फंड उन प्राइवेट कंपनी से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एकत्र करेगा जो कि अपने जो उद्योग है, जो कंपनीज है, उसमें जेनेटिक डेटा का उपयोग करते हैं। जेनेटिक डेटा मतलब लाइक DNA, है ना, जिससे पता चलता है, ये सब जेनेटिक डेटा जिससे पता चलता है किसी भी बॉडी का, किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, उनके आनुवंशिक गुण कैसे हैं, किस बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज्यादा है, तो ये सभी पता चलता है। तो ऐसे डेटा का जो भी कंपनी यूज करती है ना, उससे एक फंड कलेक्ट किया जाएगा और उस फंड का उपयोग किया जाएगा कहां पर? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोसिस्टम की रक्षा करने वाले इंस्टीट्यूशन को आर्थिक सहायता उसके माध्यम से दी जाएगी, जो फंड इन कंपनियों से कलेक्ट किया जाएगा ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके, इकोसिस्टम को सेव किया जा सके। यही जो प्रोजेक्ट है उसको नाम दिया गया है काली फंड। COP16 की बैठक में इसे अपनाया गया है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस फंड को मैनेज करने वाले उद्योगों से लिया जाएगा, जो कि जेनेटिक डेटा का यूज करते हैं, इनसे फंडिंग ली जाएगी और इकोसिस्टम या फिर बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए जो भी संस्था इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उनको यह पैसा दिया जाएगा। यही काली फंड है। तो यह आपको समझ में आ गया, फंड का उपयोग बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए किया जाएगा, कंजर्वेशन के लिए किया जाएगा, जो विकासशील देश है उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसे का यूज किया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा। तो अलग अलग जगह पर काली फंड का पैसा यूज किया जाएगा। तो आपको COP16 भी समझ में आ गया कि वो किस मुद्दे पर आयोजित की गई। पहले इटली में होनी थी, आयोजित कोलंबिया में हुई और फिर वापस जब वहां पर सहमति नहीं बनी तो इटली में इसको एक बार फिर से हाल ही में आयोजित किया गया। तो COP समझ में आ गया। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसकी बात करें तो एक बहुपक्षीय संधि है। 5 जून 1992 को जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो, उसमें से लाया गया था और 1993 में 1993 में से अपनाया गया। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। COP 16 बैठकें इसकी हो चुकी है बायोडाइवर्सिटी के लिए। COP16 कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था और इसके पहले COP15 2022 में कर्नाटक के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया जा चुका है। हाल ही में AI पावर्ड टूल AMR सेंस, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैटर्न को रियल टाइम में एनालिसिस कर सकता है, किस संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। तो रेजिस्टेंस की यहां पर बात हो रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की यहां पर बात की जा रही है। तो देखिए, AI पावर्ड टूल है जिसको नाम दिया गया है AMR सेंस। इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है
आईआईटी दिल्ली को। किसको दिया जाता है? आईआईटी दिल्ली को। तो है क्या उद्देश्य, क्या है इसको समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, जब किसी बॉडी पर जो दवाएं हैं ना वो काम करना बंद कर देती है, बेअसर हो जाती है, उसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ब्रेक लग गया, काम करना दवाइयों ने बंद कर दिया। कब हो सकता है ये? या तो बहुत ज्यादा मेडिसिन किसी को दी जा रही है लगातार, तो एक वक्त के बाद वो मेडिसिन उस बीमारी पर या उस पर इफेक्ट करना बंद कर देती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है ना, जो फंगी है, जो भी डिसीज के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया वायरस है ना, वो अपनी क्षमता विकसित कर लेते हैं दवाई से लड़ने की, तो दवाई हो जाती है बेअसर, है ना। इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इस केस में एक्चुअल में होता क्या है कि और भी कारण हो सकते हैं। जैसे भाई पहले टीके नहीं लगे, अब पहले टीके नहीं लगे, पोलियो का टीका नहीं लगा, पोलियो की वैक्सीन काम नहीं कर रही, यह भी एक कारण हो सकता है। या फिर गलत प्रिस्क्रिप्शन मिल जाना, गलत दवाइयां मिल जाना, जिसके कारण वो दवाइयां एक्टिव ही नहीं है, बॉडी पर काम ही नहीं कर रही। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती दवाइयां खा रहे हैं। सिर दुखता है, थोड़ा दुखने लगा, दवाई ले ली। रोज दुख रहा है, थोड़ा थोड़ा, दवाई ले ली। तो उससे क्या होता है, सालों से ले लिया, वो आदत में आ गई। अब वो दवाई नहीं लेंगे तो सिर दुखेगा। ये एक दवाई ने असर करना ही बंद कर दिया, और अब दवाई लेने के बाद भी सिर दुखे जा रहा है। ये भी एक दिक्कत आने लगती, क्यों? दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर हम इसको देखें तो इसके पैटर्न को रियल टाइम में एनालिसिस करने के लिए हाल ही में एआई पावर्ड टूल AMR सेंस को लॉन्च किया गया है। इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेगा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, और इसके पैटर्न को रियल टाइम में एनालिसिस करेगा। फायदा क्या होगा इससे? तो इससे बहुत सारी बीमारियों में, है ना, हम समझ पाएंगे कि भाई किसी बीमारी में किसी पर्टिकुलर समूह पर कौन सी दवाई इफेक्ट नहीं कर रही है, और इन फ्यूचर इस आधार पर निकाला जा सकता है नई मेडिसिन को, नई वैक्सीन को। तो इसके बहुत सारे फायदे। तो आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने AMR सेंस नाम का एक AI पावर्ड टूल्स हाल ही में विकसित किया है। यह अस्पतालों से मिलने वाले जो रूटीन डेटा है, जैसे ब्लड, यूरिन और अदर सैंपल्स का विश्लेषण करेगा, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की दिशा को ट्रैक करेगा आगे चलकर। डेवलप किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने। आगे आइए। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे बड़ी सफल रन चेस का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? आप सभी को पता है इसका आंसर। एक थोड़ा सा हल्का सा ये पुरानी थी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो यहां पर मैंने इसे कलेक्ट किया न्यूज को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे बड़ी सफल रन चेस टीम का रिकॉर्ड अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलिया ने। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में। इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया, क्योंकि वनडे मैच है, तो इंग्लैंड ने 351 रन मार दिए। 8 विकेट पर 50 ओवर लिए और 351 रन मार दिए। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य का पीछा किया और 347, देखिए यहां पर इंग्लैंड ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था ना सर्वाधिक रन स्कोर बनाने का चैंपियंस ट्रॉफी में, वो न्यूजीलैंड का तोड़ा था। 347 रन का इसका रिकॉर्ड है 2004 का। तो इसके रिकॉर्ड को इंग्लैंड ने तोड़ दिया, सर्वोच्च स्कोर बनाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि भाई 47 ओवर में, ऑलमोस्ट 47 ओवर और 3 गेंद खेली और 356 रन बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेस किया है। तो सबसे बड़ा स्कोर भी अब किसके नाम हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का? ऑस्ट्रेलिया के नाम। और सबसे सफल रन चेस सबसे बड़ा किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसके खिलाफ? ये भी याद रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल में एक बार होती है, वनडे प्रतियोगिता है। इस बार 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। 4 साल में एक बार होती है, पहली बार 1998 में शुरू की गई थी,
लेकिन लास्ट एडिशन जो है वो 8वां एडिशन 2017 में आखिरी बार आयोजित किया गया था। उसके बाद इसको बंद करने की बात चली थी, लेकिन बंद ना करके अब 2025 में इसका फिर से आयोजन हो रहा है। लास्ट एडिशन 8वां एडिशन पाकिस्तान ने जीता था और इंग्लैंड वेल्स में ये खेला गया था। अब जो 9th एडिशन है ये संयुक्त रूप से खेला जा रहा है पाकिस्तान और दुबई में, चैंपियंस ट्रॉफी। हाल ही में सीएजी ने ऑडिट कौशल सुधारने और सतत ऑडिट के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक संवैधानिक पद है इंडिया में, संचित निधि का संरक्षक कहलाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में सीएजी के पद का उल्लेख किया गया है। इसने हाल ही में क्या किया है कि भारत में ऑडिट स्किल को इंप्रूव करने के लिए, ऑडिट कौशल सुधारने के लिए और कंटिन्यूस ऑडिट के लिए एक संस्थान के साथ एमओयूज पर साइन किए हैं, और यह संस्थान है आईआईटी मद्रास। अलग अलग चीजों को लेकर यहां पर आईआईटी मद्रास के साथ सीएजी ने समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना ऑडिट में, डेटा गवर्नेंस को बढ़ावा देना, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल ऑडिट को मजबूत करना। इसके लिए सीएजी ने समझौता किया है आईआईटी मद्रास से। पहला जो एमओयू है उसमें डिजिटल और डेटा सिक्योरिटी पर फोकस किया जाएगा, और दूसरा जो एमओयू साइन किया गया है उसमें सस्टेनेबल ऑडिट पर सुधार के लिए बात की गई है। तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझौता आईआईटी मद्रास और सीएजी के मध्य में हुआ है। सीएजी क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे हर साल कब मनाया जाता है? इंडिया में हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फेब को, 28 फरवरी। अच्छा, सीवी रमन का नाम सुना होगा, है ना? उन्होंने 28 फरवरी को 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी। अब रमन इफेक्ट मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये सेशन, तो आप इतना याद कर लो कि रमन इफेक्ट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है सीवी रमन को, है ना? 28 फरवरी 1930 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और इसके लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया जा चुका है। साइंस में पहला नोबेल इंडिया को अगर मिला है तो वो सीवी रमन को मिला है। तो 28 फरवरी को 1928 में क्योंकि रमन इफेक्ट की खोज की, तो इसी दिन को गवर्नमेंट ने 1986 में नेशनल साइंस डे घोषित किया, और यह पहली बार मनाया गया 1987 में। अभी 2025 की थीम को रिवील नहीं किया गया है, कल है डे तो हो सकता है कल आए, पर 2024 की थीम की बात करें तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, यह थीम है 2024 की, और कल जो नई थीम आएगी तो हम उसकी बात बाद में कर लेंगे। तो कब मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? 28 फरवरी को। डन। तो यहां पर 27 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को हमने समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, और एक हमारा जो हल्का सा ह्यूमन एरर हो गया तो उसको हम यहां पर सही कर लेंगे। आंसर था वो आपको पता होगा, आएगा तो हम देखेंगे। हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मास कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी है नमिता गोखले ने। हाल ही में चर्चित झुमोइन बिनंदिनी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य? तो यह नृत्य है असम राज्य का, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा था। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ कहां बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य में। कहां बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में 71th नेशनल सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अपने नाम किया है रेलवे ने। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, है ना, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कहां आयोजित किया गया? तो कल के सेशन में शायद आंध्र प्रदेश आपको बता दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन, यहां पर आयोजित किया गया है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को। ठीक है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी, आंसर आगे पीछे हो जाता है, तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, कल किसी ने भी नोट किया है तो आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। यह है वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन आंसर। हाल ही में 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
तो ये खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ठीक है, इसका आंसर हो गया और ये हो गया आडवाणी। किस खनिज को हाल ही में प्रमुख खनिज के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है? तो बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्जाइट, ये हैं जो कि प्रमुख खनिज के रूप में फिर से वर्गीकृत किए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रही सोलिगा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सोलिगा जनजाति देखने को मिलती है कर्नाटका राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया नामक पहल भारत के साथ मिलकर किस देश ने शुरू की? तो यह देश है डेनमार्क। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की, जो कि कल के सेशन थे, और फिर हम फटाफट क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दो व्यक्तियों ने, दो भाई थे। रानी गैंडेलियू को किस विद्रोह से जोड़ा जाता है? तो ये नागा विद्रोह से इनका नाम जोड़ा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। वीओआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी का पूर्ण रूप है। ये तीनों हमारे हो गए आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पहला क्वेश्चन। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार नाम सुना होगा। और मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, सेल आज के लिए आपके लिए और रहेगी महाशिवरात्रि की, तो एंजॉय कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।